नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। हरियाणा विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला सशक्तिकरण के विजन को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुरोध पर सदन ने संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा द्वारा पेश किए गए सरकारी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के तहत महिला सशक्तिकरण पर विधानसभा की एक विशेष समिति बनाने को मंजूरी दी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत इस पहल के साथ हरियाणा ऐसा कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस कमेटी में अध्यक्ष सहित 5 महिला मेंबर होंगी और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समिति के गठन को मंजूरी देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कमेटी प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार महिलाओं को और मजबूत बनाने में मदद करेगी। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक अरोड़ा ने कहा कि उनकी मुलाकात के दौरान कई प्रमुख मुद्दों को उठाया गया और उन्होंने कहा कि राज्य के मुद्दों की बजाय ऐसे विषयों को चर्चा में लाया जा रहा है जो सीधे तौर पर राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस विधायक मामन खान के खिलाफ लगातार मामले दर्ज किए जा रहे हैं और अब तक 4 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पहले से ही यूएपीए समेत करीब 12 केस लंबित हैं। उनका आरोप है कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। एक मुद्दा तो हमारे विधायक है मामन खान, उनके खिलाफ पॉलिटिकली से मुकदमे दर्ज किए हैं, तो उसके बारे में हमने मेमोरेंडम दिया है, उसकी कॉपी आफ्ताब जी दे देंगे। दूसरा मुद्दा तो कल सेशन का था, वो था कि भाई स्पेशल सेशन बुलाया, क्यों बुलाया, जबकि वुमेन बिल इशू नहीं है। वुमेन बिल तो 2023 में पास हो चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है ना, तो कल किस वास्ते बुलाया था सेशन? स्पेशल सेशन जब बुलाते हैं, कोई ऐसी बात हो, कोई इशू होता है पब्लिक का, डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं। अरोड़ा साहब बताते हैं। बोल आज जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि महामहिम से मिलके हमने हमारे जो विधायक साथी को बेवजह तंग किया जा रहा है, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में कहा कि आप इसमें दखल करो और सरकार को कहो कि इस प्रकार की द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और स्ट्रांगली हम सारे विधायक मामन खान के साथ हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी बाहर भी इसको उठाएंगे। और दूसरा जो कल के सेशन के बारे में था, उसके बारे में हमने जिक्र किया कि स्पेशल सेशन जब बनाया जाता है, जब कोई देश की हित की बात हो, प्रदेश की हित की बात हो, आज नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर लाते, बेरोजगारी के ऊपर लाते, अपराध के लिए ऊपर लाते, परंतु ये सेशन जो बुलाया गया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बुलाया गया और जो चीज़ अधिकार में हमारे नहीं है उसके लिए बुलाया गया। तो हमने महामहिम से इसके बारे में कहा कि ये पहली बार नहीं, चौथी बार हुआ है। एनआईटी में लगातार 4 आत्महत्याओं के बाद मामला गर्माता जा रहा है। आज एनआईटी परिसर में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया पहुंची। उन्होंने यहां उच्च स्तरीय बैठक की। बता दें कि एनआईटी में 30 मार्च, 9 अप्रैल, 16 अप्रैल और इससे पहले 16 फरवरी को 4 छात्रों ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद एनआईटी को मानवाधिकार आयोग की ओर से भी नोटिस जारी हुआ था और अब महिला आयोग की इस मामले में एंट्री हो गई है। महिला आयोग की टीम ने परिसर में पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों और डीन से मुलाकात की। बोर्ड रूम में बैठक हुई जो करीब 2 घंटे तक चली। दुष्यंत सिंह इंचार्ज विवाद में हिसार रेंज के एडीजीपी के राव ने हिसार पुलिस को क्लीन चिट दी है। कल 21 सदस्यीय कमेटी ने एडीजीपी से उनके कार्यालय पर मुलाकात की थी। खास बात यह रही कि इस कमेटी के साथ दुष्यंत चौटाला भी एडीजीपी से मिलने गए। इस दौरान हिसार कमिश्नर गीता भारती भी मौजूद रही। हिसार पुलिस ने इस मुलाकात का वीडियो जारी किया है। वीडियो में दुष्यंत चौटाला और एडीजीपी के राव की बातचीत के अंश शामिल हैं। हालांकि डीजीपी की तरफ से इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले डीजीपी ने हिसार के क्रांतिमान पार्क में छात्र महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से 31 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुलिस छात्रों के खिलाफ बर्बरता कर रही है। हिसार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस अधिकारियों को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो कमेटी बड़ा ऐलान करेगी।
हरियाणा के रोहतक कोर्ट परिसर में 9 साल पहले हुई फायरिंग मामले में गैंगस्टर राजेश उर्फ राजे बोहर समेत 8 आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए हैं। 28 मार्च 2017 को कोर्ट परिसर में एक अन्य गैंगस्टर रमेश लोहार पर फायरिंग हुई थी। फायरिंग की इस वारदात में लोहार का एक साथी मारा गया था, जबकि एक वकील समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। फायरिंग करने वाला बदमाश महिला के कपड़े पहनकर आया था। इस मामले में कोर्ट में आरोपियों से बरामद हथियार और मौके से मिली बुलेट आपस में मैच नहीं हो पाई। वहीं रमेश लोहार भी आरोपियों को पहचान नहीं पाया। फायरिंग के मामले में पुलिस ने राजेश उर्फ राजे और उसके साथियों को गिरफ्तार किया था और कोर्ट में चालान पेश किया। इसके बाद जब केस गवाही पर आया तो आरोपियों को जमानत मिल गई। आरोपी पक्ष के वकील अशोक आदिया ने बताया कि ये केस 9 साल तक कोर्ट में चला, जिसमें 45 लोगों को गवाह बनाया गया था और इसमें से करीब 40 लोगों की गवाहियां भी हुई, लेकिन पुलिस कोर्ट में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जो कि दोषी साबित कर सके। ऐसे में एडीजे रजनी यादव की कोर्ट ने गैंगस्टर राजेश समेत 8 को बरी कर दिया है। पानीपत जिले के काबड़ी रोड स्थित अर्जुन नगर में रिहायशी इलाके के बीचों बीच लगा एक बिजली का ट्रांसफार्मर अचानक तेज धमाके के साथ फट गया। इस ब्लास्ट की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इसकी चपेट में आने से घर की छत पर खेल रहे बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में न केवल बिजली व्यवस्था को ठप किया गया, बल्कि 2-3 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया गया। ये हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे अपने घरों की छतों पर खेल रहे थे। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे, तभी अचानक गली में लगे ट्रांसफार्मर में एक जोरदार विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धमाका इतना तेज था कि लगा कि जैसे कोई बम फटा हो। ट्रांसफार्मर फटने के साथ ही उससे उबला हुआ गर्म तेल और आग की लपटें आसपास के घरों पर जा गिरी। हादसे के वक्त छत पर खेल रहे 3 बच्चे सीधे तौर पर आग की लपटों और गर्म तेल की चपेट में आ गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर पूरी कॉलोनी में भगदड़ मच गई। लोग अपनी घरों से बाहर निकले और छतों की ओर रुख किया तो बच्चे तड़प रहे थे। ब्लास्ट के तुरंत बाद कमरों में रखे बिस्तर, कपड़े और अन्य कीमती सामान ने आग पकड़ ली। देखते देखते कई घरों का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। हादसे में झुलसे बच्चों को लेकर परिजन बदहवास होकर अस्पतालों की ओर दौड़े, जहां बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कॉलोनी निवासियों ने बिजली निगम के खिलाफ भारी रोष व्यक्त किया है। कुरुक्षेत्र में ढांड रोड पर एक बड़ा हादसा हो गया। ईंटों से भरी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक बेकाबू हो गई और लगभग 10 बाइक, स्कूटरियों और गन्ने की रेहड़ी को टक्कर मारकर सीधे गुरुकुल की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। एक महिला और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। दीवार तोड़ने से पहले ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाहर खड़ी करीब 10 से 12 बाइक और स्कूटी को बुरी तरह से कुचल दिया और सभी वाहन गुरुकुल स्टाफ के बताए जा रहे हैं, जो रोजाना यहां पार्क किए जाते थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार का बड़ा हिस्सा टूट गया और ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर तक पहुंच गई और गन्ने की रेहड़ी वाला और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। व्यक्ति के सिर पर और महिला की टांगों पर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि महिला गन्ने की रेहड़ी पर गन्ने का जूस पी रही थी और हादसे के तुरंत बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की गई। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। यमुनानगर में हाईटेंशन बिजली लाइनों से प्रभावित किसानों ने मुआवजे को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के बैनर तले किसानों ने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए मुआवजा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल यमुनानगर में जिन किसानों की जमीनों के ऊपर से हाईटेंशन बिजली लाइनें गुजर रही हैं, वे लंबे समय से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में किसान एकजुट होकर जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। किसानों का आरोप है कि मुआवजा तय करने के लिए बनाई गई मार्केट रेट कमेटी का गठन नियमों के खिलाफ किया गया है। इसके साथ ही किसानों ने मुआवजा प्रक्रिया पर रोक लगाने, निष्पक्ष जांच और पारदर्शी सुनवाई की भी मांग उठाई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया गया तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। देखिए, या तो जिला प्रशासन आज की मीटिंग में मान जाएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने ये पॉलिसी मेकिंग में है, कुछ जिला प्रशासनों में हमने पैसा दिलवाया, या तो वो आज मान जाएगा। फिर उससे अगला कदम ये होगा, पहले तो वो अधिकारी हटेगा, क्योंकि वो हरियाणा सरकार के आदेश की अवहेलना कर चुका है। वो अपनी गवर्नमेंट जिसके तहत वो यहाँ बैठा है, जिस गवर्नमेंट ने उसको जिम्मेदारी दी है कि आप हरियाणा सरकार के आदेशों का पालन करवाएं, वो उसी को वायलेट कर रहा है। या तो वो अधिकारी हटेगा, नया अधिकारी आके उससे हम काम करवाएंगे। और ये कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। अब हमारा पैर टिक गया, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो अधिकारी बदले जाएंगे, नए अधिकारियों से काम कराएंगे। अगर यही करेंगे तो ठीक बात है, नहीं करेंगे तो इनको बदलवा कर फिर काम कराएंगे। आज पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक
पानीपत, करनाल, यमुनानगर, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला में हल्की धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ट्राई सिटी और पंचकुला के कुछ हिस्सों और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की आंधी तूफान आने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा का अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पास बना हुआ था। बारिश आने से तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 29 अप्रैल को सूबे के मध्य और दक्षिण हिस्सों में येलो अलर्ट जारी रहेगा। 30 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू होगा और 1 मई तक पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आ जाएगा, जिससे लोगों को लू और धूल भरी हवाओं से पूरी तरह राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।